रूसी राज्य ड्यूमा के बाहर रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने अभूतपूर्व चेतावनी दी है। क्रांति आ रही है। रूस में 1917 जैसी गूंज फिर सुनाई दे रही है, क्योंकि कुछ बड़ा बदल रहा है। यही पुतिन का सबसे बड़ा डर था। लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। बीते जमाने के जार अब डराने आ रहे हैं और पुतिन सिर्फ उस लहर के खिलाफ तैरने की कोशिश कर सकते हैं जो उन्हें बहा ले जाने की धमकी देती है। क्रांति आ रही है। यही चेतावनी गेन्नादी ज़्युगानोव ने दी, जो रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के अनुभवी नेता है। राज्य ड्यूमा के पूर्ण सत्र के दौरान, जो रूस की संसद का निचला सदन है, उनके ये शब्द सितंबर में होने वाले चुनावों से पहले आए हैं और इनमें आलोचना की तीखी झलक है। भले ही ज़्युगानोव चालाकी से आधुनिक रूसी राजनीति की मुश्किलों के बीच अपना रास्ता बना रहे हैं। हम पुतिन और उनकी रणनीति तथा नीतियों का समर्थन करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही, ज़्युगानोव ने कहा। उनके शब्द पुतिन के पक्ष में दिखते हैं, पर असल में नहीं। पुतिन ही सरकार है, उनके करीबी ही असफल हो रहे हैं। ज़्युगानोव चालाकी से सारी गलती पुतिन पर डालते हैं, पर दिखाते हैं कि पुतिन निर्दोष है। ये है, और ज़्युगानोव ने सरकार की और आलोचना करते हुए ये बात साफ कर दी जब उन्होंने चेतावनी दी कि एक क्रांति आने वाली है। अगर सरकार तुरंत वित्तीय, आर्थिक और अन्य कदम नहीं उठाएगी तो इस पतझड़ तक 1917 में जो हुआ था उसकी पुनरावृत्ति हमारा इंतजार कर रही है और हमें उसे दोहराने का कोई हक नहीं है। ज़्युगानोव ने जोर से कहा, आइए फैसले ले। ये संघर्ष के लिए आह्वान है। ज़्युगानोव विपक्ष में है, पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी में नहीं। यहाँ तक कि जब वो पुतिन के गुस्से से बचने के लिए अपने शब्दों को नरम करते हैं, ज़्युगानोव जो कह रहे हैं वो सीधा है। पुतिन की युद्ध नीतियां असफल हो रही है। परिवर्तन जरूरी है, क्रांति आएगी। 1917 की गूंजें सच में पुतिन को चिंता में डालेंगी। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे इतिहास का हवाला देना पसंद है, भले ही वह अतीत की घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करता हो। लेकिन वह भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि 1917 में जो हुआ वह कभी नहीं चाहता कि दोबारा हो। 1917 रूसी क्रांति का वर्ष था। रूस में दो क्रांतियां हुई। पहली ने साम्राज्य सरकार को हटाया, दूसरी में बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली। ये क्रांतियां उस समय हुई जब रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया था, जिससे पूरे देश में आर्थिक संकट पैदा हो गया था। और रूस के कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि आखिर रूस ने इस युद्ध में हिस्सा ही क्यों लिया। मोर्चे पर भारी संख्या में हताहत, फैलती आर्थिक कठिनाई, अयोग्य नेतृत्व और वित्तीय व राजनीतिक अभिजात वर्ग के प्रति नफरत की भावना, इन सब ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने रूस को हमेशा के लिए बदल दिया। हम यहाँ बात को सरल बना रहे हैं, लेकिन क्या ये सब जाना पहचाना नहीं लगता? ज़्युगानोव ने इन समानताओं को देखा और 15 अप्रैल को स्टेट ड्यूमा में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने जल्दी ही इनका उल्लेख किया, जहां उन्होंने ये तर्क दिया कि रूस की वर्तमान सामाजिक संरचना देश के लिए गलत है। हम अपने कुलीनवादी पूंजीवाद के साथ बंद गली में फंसते जा रहे हैं। वे हमारी जीत में, हमारे बच्चों में, बड़े परिवारों में और इसी तरह की चीजों में निवेश नहीं करना चाहते। पिछले साल 6 लाख लोग और खत्म हो गए। हम सामाजिक आर्थिक रूप से बंद गली में फंस रहे हैं। यह ब्याज दर, यह नीति, यह वित्त पोषण, ज़्युगानोव ने कहा, लेकिन पुतिन की सीधी आलोचना नहीं की। यह पुतिन का समाज है जो ज़्युगानोव की कड़ी पड़ताल में उजागर हो रहा है। पुतिन द्वारा 25 साल में मोड़े गए ओलिगार्क, भ्रष्टाचार और पूंजीवाद का विकृत रूप अब रूस को 1917 जैसी आर्थिक तबाही और युद्ध में भारी नुकसान की ओर ले जा रहा है। नए युग के जार जनता की जरूरतें नहीं समझते, बंकर में छुपकर अरबों की संपत्ति जोड़ते हैं, जबकि देश जल रहा है। जो सच में ध्यान दे रहा है जान जाएगा कि ज़्युगानोव भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। असल में उनकी भड़काऊ भाषण देने से कुछ हफ्ते पहले ही जो घटना घटी थी, उसने यह साफ कर दिया था कि वे अपनी क्रांति की बातों से क्या हासिल करना चाहते हैं। हम जल्द ही उस पर वापस आएंगे। सबसे पहले, इसमें कोई शक नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता की रूसी अर्थव्यवस्था पर कही गई बातें काफी ठोस हैं। ज़्युगानोव द्वारा राष्ट्रपति पुतिन के लिए अधिक समर्थन की मांग वास्तव में रूस में पुतिन और उनके यूक्रेन पर आक्रमण द्वारा बनाई गई स्थिति की एक छुपी हुई आलोचना है। जो रूसी जनता से स्थिरता का वादा करता है, उसने 4 सालों में सिर्फ अराजकता दी है। 2023 और 2024 में युद्धकालीन वृद्धि के बाद, जिसमें रूस ने 4.3% सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी वृद्धि दर्ज की, रूस की अर्थव्यवस्था 2025 में गिरावट में आ गई। जीडीपी वृद्धि 1% रही,
जो अनुमान से काफी कम थी। 2026 में 0.8% तक गिरने की उम्मीद थी, लेकिन ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के अप्रत्यक्ष नतीजे से मिले तेल लाभ के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान बढ़ाकर 1.1% कर दिए। ये अब भी ठीक नहीं है। सतह के नीचे कई दरारें हैं और ऊपर भी संकेत हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था ज़्यागानोव के बताए स्तर तक चरमरा रही है। और फिर मौतें हैं। ज़्यागानोव ने बताया कि पिछले साल 6 लाख और लोग मरे। उनमें से कई यूक्रेन में मारे गए होंगे, जिन्हें युद्ध में बलिदान किया गया। यूक्रेन के अनुसार रूस को 4 साल में 13,25,000 से ज्यादा मृत और घायल हुए हैं। फिर से समानताएं। युद्ध के कारण रूस में उम्मीद से कहीं ज्यादा आर्थिक समस्याएं और हताहत हुए हैं। ये फिर से 1917 जैसा है और लगता है पुतिन इसे ठीक नहीं कर सकते। इसी बंद रास्ते पर पुतिन ने रूस को डाल दिया है। ज़्यागानोव को लगता है कि उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। ये उनका स्टेट ड्यूमा में धमाकेदार बयान देने से पहले दिया भाषण देखकर समझा जा सकता है। 10 अप्रैल को ज़्यागानोव ने रूस के मतदाताओं से सीधा आह्वान किया कि वे आने वाली क्रांति का जनाधार बने। इस बार उन्होंने पुतिन द्वारा बनाए गए रूसी समाज की स्थिति पर की गई टिप्पणियों से सबको चौंका दिया। अगर अधिकारी सितंबर में मतदाताओं को अपने मत से स्थिति सुधारने का मौका नहीं देते तो वे देश को हार की ओर ले जाएंगे। ज़्यागानोव ने जनता और अधिकारियों से कहा। उनका कहना है कि रूस के पास अब 2 ही विकल्प हैं, युद्ध के साथ पूंजीवाद या न्याय के साथ समाजवाद। इन टिप्पणियों के राजनीतिक पहलुओं को अलग रखते हुए ज़्यागानोव बहुत स्पष्ट रूप से रूसी जनता से कह रहे हैं कि पुतिन के अधीन रूस काम नहीं कर रहा है। कम्युनिज्म की वापसी समाधान नहीं है। ज़्यागानोव इसे चाहते हैं, लेकिन अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो रूस यूक्रेन में हारने और देश में बिखरने को मजबूर होगा। और ज़्यागानोव की सभी चेतावनियों में थोड़ा और मसाला जोड़ते हुए इस कम्युनिस्ट नेता ने यह भी कहा है कि रूस खुद को ऐसी स्थिति में ला रहा है कि वह अमेरिका का अगला निशाना बन सकता है। मार्च में ज़्यागानोव ने वेनेजुएला में अमेरिका द्वारा निकोलस माजुरो को हटाने और ईरान में अमेरिकी कार्रवाइयों को रूस के लिए चेतावनी बताया। हम अगला निशाना है। ट्रंप की रणनीति देखिए, चीन पहले, हम दूसरे, ईरान तीसरे नंबर पर है। ज़्यागानोव ने स्टेट ड्यूमा के निचले सदन के एक सत्र के दौरान कहा और जोड़ा, हमें यूगोस्लाविया, इराक और लीबिया को मिलाकर भी उससे बुरी तरह से टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। रूस इस ग्रह का मुख्य भंडार है, इसलिए यह प्रमुख निशाना है। वह भंडार कमजोर हो गया। पुतिन इसकी वजह है। अब अमेरिका के आने का यह सबसे अच्छा समय है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो क्रांति देर से आएगी। टूटा रूस अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद है और लोग रिकॉर्ड संख्या में मर रहे हैं। कोई भी परिणाम अकल्पनीय है। पुतिन और उनकी बनाई चीजों का पतन। ये सिर्फ विपक्षी नेता की चेतावनियां नहीं, बल्कि ये संकेत है कि शायद कोई क्रांति आ सकती है। पुतिन अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं, गुस्से में दूसरों को उस आर्थिक तबाही का दोष दे रहे हैं जो उन्होंने खुद की है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, बस एक छोटी सी याद दिला दें कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम आपको सुर्खियों के पीछे की पूरी तस्वीर दिखाते हैं, तो अगर आप सबसे आगे रहना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। अब ज़्यागानोव की बातें सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की बड़बड़ाहट लगती हैं जिसका पुतिन की सत्ता जाते देखने में अपना स्वार्थ जुड़ा है। आखिरकार वह एक विपक्षी पार्टी के नेता है, लेकिन उनके बयान का समय बिल्कुल भी सहयोग नहीं है। ज़्यागानोव ने हमला बोला क्योंकि पुतिन इस समय ऐसी कमजोरी दिखा रहे हैं जो यूक्रेन पर उनके 4 से भी ज्यादा साल लंबे आक्रमण के किसी भी दौर में नहीं दिखी थी। 15 अप्रैल को जब ज़्यागानोव ने रूस के अधिकारियों से निष्पक्ष तरीके से लड़ने को कहा, पुतिन उसी दिन शीर्ष आर्थिक अधिकारियों को डांट रहे थे। पुतिन ने कहा कि देश की आर्थिक गिरावट अस्वीकार्य है और इस पर कार्रवाई जरूरी है। कमरे में किसी की भी पुतिन से यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्रांति के लिए जो भी माहौल बन रहा है वह सीधे तौर पर पुतिन की युद्धोन्माद नीति का परिणाम है। यह पुतिन की गलती है कि रूस एक ऐसे युद्ध में फंसा हुआ है जिसके बारे में यूरोपीय संघ की बाह्य कार्य सेवा का दावा है कि इससे देश को हर साल 250 अरब यूरो या लगभग 293 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। ये $1 ट्रिलियन से ज्यादा की रकम है जो रूस की हारती लड़ाई में बर्बाद हो रही है। पुतिन का अधिकारियों को डांटना बेकार है।
रूस के केंद्रीय बैंक ने पहले ही ब्याज दरों को घटाकर 14.5% कर दिया है, जो उधारी के जरिए विकास को प्रोत्साहित करने के लिए चलाए जा रहे एक संगठित अभियान का हिस्सा है। हालांकि 14.5% अभी भी एक चौंकाने वाली संख्या है और रूस की बेस ब्याज दर में लगातार गिरावट, जो मई 2025 में हाल ही में 21% थी, इस बात की चिंता पैदा कर रही है कि महंगाई में और उछाल आ सकता है। दिसंबर 2025 में पुतिन की रूस की आर्थिक गिरावट में अपनी भूमिका को लेकर, चाहे वह जानबूझकर हो या नहीं, भ्रम उजागर हुआ था। पुतिन ने रूस की आर्थिक मंदी को अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता और मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों को बनाए रखने की कीमत बताया था। इसका मतलब क्या है? कौन सी गुणवत्ता? ये एक ऐसा देश है जो भर्ती पर रोक, भारी भारी कर्ज, पूरी तरह से खत्म हो चुके मौद्रिक भंडार और पुनर्प्राप्ति के उस रास्ते से जूझ रहा है जो अब इतना संकरा हो गया है कि लगभग अस्तित्व में ही नहीं है। और पुतिन की प्रतिक्रिया यह है कि वे उन अधिकारियों को डांटते हैं जो रूस के नेता को यह नहीं बता सकते कि वे जिस स्थिति में हैं उसमें खुद पुतिन ने ही उन्हें डाला है। रेत में सिर छिपाया जा रहा है। अगर जागनोव सही है तो वो सिर एक क्रांति द्वारा काट दिया जाएगा जो बस आने ही वाली है। पुतिन की असली समस्या यही है। हो सकता है वे मानते हों कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से रूस को जो अल्पकालिक राहत मिल रही है वह उसकी आर्थिक समस्याओं के हल के लिए काफी है। यह सोच पुतिन को उसी राह पर आगे बढ़ाएगी जहां वे 1917 के विद्रोहों के साथ रूसी इतिहास की क्रांतिकारी कहानी के मुख्य पात्र बन सकते हैं। ये सच है कि ईरान में युद्ध के कारण तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से रूस की अर्थव्यवस्था को थोड़ी बढ़त मिलने वाली है। हमें नहीं पता तेल महंगे होने से रूस को कितना लाभ मिल रहा है। देश एक जटिल तेल कर फॉर्मूला इस्तेमाल करता है जिसमें 1 महीने की देरी होती है, इसलिए मार्च के आधिकारिक आंकड़े क्रेमलिन ने अभी जारी नहीं किए हैं। हमारे पास कुछ संकेतक है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार मार्च में रूस तेल से रोज $150 मिलियन ज्यादा कमा रहा था। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के अनुसार ईरान युद्ध से रूसी तेल लगभग $59 प्रति बैरल या उससे ऊपर बिक सका, जो क्रेमलिन के 2026 बजट लक्ष्य के अनुसार है। पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूसी तेल पहले करीब $40 प्रति बैरल बिकता था। पुतिन इसे जीवन रेखा मान सकते हैं जो अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए समय देती है, जिसे जागानोव आगामी क्रांति का केंद्र मानते हैं। तेल से मिली अप्रत्याशित कमाई दरारें छुपा रही है। ये उतनी बड़ी कमाई नहीं है जितनी लगती है। यूक्रेन ने रूस के तेल निष्कर्षण को नष्ट कर दिया है। निर्यात अपने हाथ में ले लिया गया है ताकि पुतिन मध्य पूर्व संकट से उतना लाभ ना उठा सके। अल जजीरा के अनुसार मार्च और अप्रैल में यूक्रेन द्वारा रूसी तेल निर्यात पर किए गए हमलों के कारण रूस के तेल निर्यात में भारी गिरावट आई है, जिससे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर कम हो गया है। मार्च में रूस के कच्चे तेल की बिक्री में 3 लाख और परिष्कृत तेल उत्पादों में 2 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी आई। तो अब तो कागज भी उखड़ गया है और इससे हमें रूसी दीवार में दरारों से झांकने का मौका मिलता है, जिससे हम देख सकते हैं कि सतह के नीचे क्या सड़ रहा है जो क्रांति की ओर ले जाएगा। रूसी अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक समस्याएं सामने आ रही हैं। इसका संकेत देश के व्यवसायों से मिलता है। 21 अप्रैल को मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि मांग घटने से रूसी कंपनियां भर्ती रोक रही हैं। ये रूस के केंद्रीय बैंक के अनुसार है, जिसने कहा है कि जिन कंपनियों का उसने सर्वेक्षण किया उनमें से 64% कंपनियां कहती हैं कि वे 2026 में अपने स्टाफ की संख्या बदलने की योजना नहीं बना रही है। बड़े पैमाने पर भर्तियां घट गई हैं और रूस की 14% कंपनियों पर छटनी का खतरा मंडरा रहा है। औसत रूसी नागरिक के लिए कुछ अच्छी खबर यह है कि साल के अंत तक वेतन में 10 से 15% की बढ़ोतरी होने वाली है। फिर भी सोचिए, इसका क्या मतलब है? भर्ती पर रोक का मतलब है कि नौकरियां कम होंगी, जिससे अनिवार्य रूप से क्रेमलिन और ज्यादा लोगों को सेना में भेजने की कोशिश करेगा। बढ़ती हुई सैलरी का कोई मतलब नहीं है उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं या जिनकी नौकरी चली गई है, जिससे आम रूसी नागरिकों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि उनके देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, जो पूरी तरह से पुतिन के युद्ध का नतीजा है, ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। 1917 की गूंज फिर सुनाई दे रही है, या तो गरीबी में जियो या युद्ध में मरो। इन विकल्पों में से कोई भी रूसियों के लिए अच्छा नहीं है। आर्थिक खतरे बढ़ रहे हैं
और रूस क्रांति के करीब है, जिससे वित्तीय पतन संभव है। अप्रैल के मध्य में जब ज़ागानोव ने भाषण दिया, फॉर्च्यून ने बताया कि आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेसेतनिकोव रूस के भंडारों की ओर इशारा कर पुतिन से चीख चीख कर कह रहे हैं कि वह ध्यान दे। अप्रैल की शुरुआत में एक सम्मेलन में रेसेतनिकोव ने कहा कि रूस श्रमिकों की कमी और वेतन बढ़ने से इसलिए निपट सका क्योंकि उसके पास बड़े भंडार थे जिनसे वह व्यवसायों को सहारा दे सका। हमारे वर्तमान रिकॉर्ड दिखाते हैं कि ये भंडार अब लगभग पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुके हैं। यही वास्तविक स्थिति है और व्यापक आर्थिक स्थिति काफी कठिन है, रेसेतनिकोव ने सम्मेलन में स्पष्ट कहा। कई वर्षों तक युद्ध पर खर्च करने के बाद खजाना खाली हो गया है, इसलिए अब रूसी कंपनियों के लिए कोई और बेल आउट या राहत नहीं मिलेगी। अब वे खुद ही अपनी जिम्मेदारी पर है। यही कारण है कि हम भर्ती पर रोक देख रहे हैं और ये स्थिति और भी खराब होती जाएगी, क्योंकि भंडार में गिरावट का मतलब है कि पुतिन को अपने आक्रमण को जारी रखने के लिए पैसे के लिए कहीं और देखना पड़ेगा। अधिक कर और सामाजिक सेवाओं से पैसा निकालना, जिससे रूस की जनता देखेगी कि उनके समाज को कमजोर किया जा रहा है, ताकि उस लड़ाई के लिए फंड मिले जिसमें हर साल कई लाख लोग मारे जा रहे हैं। क्रांति की हांडी में एक चीज और डाले, रूस की कर्ज स्थिति भी अच्छी नहीं है। फरवरी में रूस का बाहरी कर्ज वित्त मंत्रालय के अनुसार करीब 62 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो 20 साल में सबसे अधिक है। आखिरी बार रूस का बाहरी कर्ज 60 अरब डॉलर से ज्यादा जनवरी 2006 में था। अगर आप सरकारी और निजी बाहरी कर्ज को जोड़ दे तो आंकड़े और भी खराब हो जाते हैं। रूस के केंद्रीय बैंक के अनुसार 2025 में 10.4% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कुल कर्ज 319.8 अरब डॉलर हो गया है। पुतिन ने इस पर सब ठीक होने का दिखावा किया है। पुतिन कहते हैं रूस का सरकारी कर्ज जीडीपी का 17.7% है, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है, मगर हकीकत अलग है। जैसे जैसे भंडार खत्म हो रहे हैं और रूसी कंपनियां नई नौकरियां देने से इनकार कर रही हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसी असंतुष्टि ने ज़ागानोव को 1917 का जिक्र करने पर मजबूर किया। जहां तक पुतिन की बात है, वह ज्यादा समय तक इस असंतोष से नहीं बच सकते। उनकी लोकप्रियता तेजी से गिर रही है। 24 अप्रैल को स्काई न्यूज ने रिपोर्ट किया कि रूसी जनमत अनुसंधान केंद्र द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में पता चला है कि पुतिन की लोकप्रियता लगातार 7वें हफ्ते गिर गई है। मार्च की शुरुआत में उनकी लोकप्रियता 73.3% थी। अब यह तेजी से गिर रही है। ताज़ा आंकड़ा 65.6% है और संभावना है कि यह प्रतिशत और भी नीचे जाएगा। पुतिन के लिए और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये उनकी यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे कम लोकप्रियता है। इन आंकड़ों में एक और पेच है। क्या आप मानते हैं कि आम रूसी अपने तानाशाह नेता के बारे में सच बोलेगा, जो उसके बारे में बोलने वाले किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई करता है? लोकप्रियता 65.6% तक गिरना दिखाता है कि 4 ईयर्स के युद्ध के बाद अब ज्यादा लोग पुतिन के प्रति अपनी असली भावना जाहिर कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो दिखावे के लिए समर्थन जताते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं सोचते? जो 4 साल में सबसे कम स्तर दर्ज किया गया है, वह अपने आप में काफी बुरा है। यह दिखाता है कि पुतिन की हमले से शुरू हुई देशभक्ति की भावना अब खत्म हो गई है। हालांकि इन आंकड़ों के पीछे असली कहानी यह है कि असल में समर्थन इससे भी कहीं कम है। बस बात इतनी है कि बहुत से रूसी लोग सच में जो महसूस करते हैं उसे कहने से डरते हैं। हम ज़ागानोव की टिप्पणियों पर लौटते हैं और देखते हैं कि 1917 की क्रांति जैसे सभी तत्व धीरे धीरे आ रहे हैं। एक ऐसा युद्ध जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और बड़े पैमाने पर मौत का कारण बन रहा है। आर्थिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और सुधार की उम्मीद नहीं है। जन समर्थन घट रहा है, जबकि पुतिन असंतोष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस में कुछ नया उभर रहा है जिसे ज़ागानोव और कई लोग जानते हैं। पुतिन भी जानते हैं कि वे हकीकत से नहीं बच सकते। पुतिन दूसरों को दोष दे, पर अंत में उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। अब जब प्रमुख नेता पुतिन से कह रहे हैं कि उनका समाज विफल हो रहा है, तो पुतिन के पास कितना समय बचा है? तेल का जो अस्थायी सहारा पुतिन को अनिवार्य परिणामों से बचा रहा है, वह भी अब ज्यादा समय तक उन्हें नहीं बचा पाएगा। यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन पहले ही खाड़ी देशों में उड़ रहे हैं।
यूक्रेन अब होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और तेल कीमतें घटाने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। जानिए क्या हो रहा है हमारे वीडियो को देखकर। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप पुतिन की कमजोर होती सत्ता पर हमारी ताज़ा विश्लेषण कभी मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।